बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम फ़नाइट ऑटोमेटा डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़नाइट ऑटोमेटा बेसिकली हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं फ़नाइट ऑटोमेटा की। एंड देन हम उन गिवन टाइप में से किस टाइप को दूसरी टाइप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड देन फिर जो हमारे पास फ़नाइट ऑटोमेटा की एक स्पेसिफिक टाइप है NF है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। एंड देन DFA ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे। फ़नाइट ऑटोमेटा बेसिकली हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, तो उसको ज़रा क्विकली से हम चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज़ कर लें ताकि हमारा थोड़ी सी मेमोरी फ्लैशबैक कर दे कि जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। उसकी बेस के ऊपर ही फिर हम कन्वर्जन्स एंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे NF के। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स सीखेंगे। बेसिकली हम लोगों ने रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस की टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी कि हम किस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन जिस लैंग्वेज जो रेगुलर लैंग्वेज जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारे पास जो मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं उसे हम फ़नाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। फ़नाइट ऑटोमेटा बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं जी। अगर फ़नाइट ऑटोमेटा की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। वन इज़ deterministic finite automata and second one is non-deterministic finite automata, जिसे नॉर्मली हम DFA और NFA से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि DFA की फॉर्मल डेफिनेशन है कि DFA के अंदर हम किस तरीके से अपनी मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम NFA को डिटेल में देखेंगे NFA के थ्रू हम किस तरह मशीन्स को डिटेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर DFA की फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए तो DFA की मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 टोपस के एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं जी। ये 5 टुपल के सेट से मिलके हमारा DFA डिफ़ाइन होता है, जिसमें हमारे पास Q सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिग्मा हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स को डिफ़ाइन कर रहा होता है। एंड देन जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा, ये जो ट्रांजिशंस हम डिफ़ाइन करते हैं उन ट्रांजिशंस की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे DFA के अंदर जो स्टार्ट स्टेट है उसको नॉर्मली हम Q नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी नाम आप रख सकते हैं स्टेट का। एंड F बेसिकली आपकी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेके इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि हर एक एट्रीब्यूट क्या क्या चीज़ कैरी कर रहा है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज्यूम करें जी कि हमारे पास Q के अंदर कुछ सर्टन स्टेट्स हैं जी, Q नोड Q1 एंड Q2। एंड देन हमारे पास जो सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स हम कह रहे हैं जी, सपोज वो 0 और 1 के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शंस गिवन है ईच स्टेट पे ईच इनपुट के अगेंस्ट। सपोज रैंडम से हम फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे थे। लेट्स सपोज अगर Q नोड पे 0 रीड होता है तो हम किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं जी। सपोज Q1 पे Q नोड पे अगर 1 रीड होता है तो हम कह रहे हैं Q2 पे जा रहे हैं। एंड सिमिलरली Q1 पे अगर
ज़ीरो रीड होता है, हम कह रहे हैं जी Q2 पे जा रहे हैं, एंड अपने पास से कोई अभी रैंडम हम ट्रांजिशंस डिफ़ाइन कर रहे हैं। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद Q नोड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इनिशियल स्टेट, हम सपोज से Q नोड कह रहे हैं, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट हमारी एम्प्टी भी हो सकती हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी कोई भी फाइनल स्टेट ना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि मोर देन वन फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। इस डेफिनेशन को देखते हुए अगर हम इसकी मशीन कंस्ट्रक्ट करें तो बेसिकली हम किस तरीके से इसकी मशीन ड्रॉ कर सकते हैं जी। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस स्टेट से इनकमिंग एरो साइन उसको हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनिशियल स्टेट को इंडिकेट कर रहा होता है। हमारे केस में इनिशियल स्टेट Q नोड थी, तो Q नोड वाली स्टेट है। इसके ऊपर अब हमने ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हुए ट्रांजिशंस डिफ़ाइन करनी है कि सपोज अगर Q नोड पे हमारे पास 0 आता है, तो हम ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हुए Q नोड पे 0 रीड करने पे हम जिस स्टेट पे मूव कर रहे हैं तो ट्रांजिशन उस स्टेट के ऊपर मूव करवा देंगे। देन सिमिलरली Q नोड पे अगर हम 1 रीड कर रहे थे, तो Q नोड पे 1 रीड करने पे हम Q2 वाली स्टेट पे मूव कर रहे हैं। चूँकि Q2 हमारी फाइनल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट इंडिकेट करने के लिए हम उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी तमाम स्टेट्स जिनमें डबल सर्कल है तो वो बेसिकली आपकी फाइनल स्टेट्स के तौर पे अपीयर हो रही होती हैं उस ऑटोमेटा में। Q नोड के अगेंस्ट हमने ट्रांजिशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। Q1 के अगेंस्ट अब हमने ट्रांजिशंस प्रोवाइड करनी है। Q1 पे अगर हम 0 रीड करते हैं, Q1 पे 0 रीड करने पे हम Q2 पे मूव कर रहे हैं। Q1 पे अगर हम 1 रीड करते हैं तो हम Q नोड पे चले जाते हैं। एंड देन Q2 की ट्रांजिशंस देखें, Q2 पे अगर 0 रीड होता है तो हम Q1 पे मूव करते हैं, एंड Q2 पे अगर 1 रीड होता है तो हम Q1 पे ही स्टे करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो गिवन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी किसी सर्टन ऑटोमेटा के अगेंस्ट, हमने उसको कंस्ट्रक्ट करके देख लिया कि वो मशीन एट द एंड दिखेगी कैसे। सपोज़ अगर हम इस मशीन को कोई इनपुट पास करें तो वो इनपुट किस तरीके से प्रोसेस होगी जी। सपोज़ हम इस मशीन को एक रैंडम इनपुट पास कर रहे हैं, वन 001। अगर इस इनपुट को प्रोसेस करें तो देखते हैं कि आइदर हमारी ये मशीन इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर तो हमारी इनपुट कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीटली इनपुट रीड होने के बाद अगर तो हम टर्मिनेट फाइनल स्टेट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये इनपुट स्ट्रिंग इस DFA के ऊपर एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज़ ये इनपुट स्ट्रिंग इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं होगी। स्टार्ट से इस इनपुट को प्रोसेस करना शुरू करें। इनिशियली हम Q नोड स्टेट पे खड़े हुए हैं। Q नोड पे अगर हम 1 रीड कर रहे हैं तो Q नोड पे 1 रीड करने के बाद हम Q2 पे मूव कर गए। उसके बाद Q2 पे हमने नेक्स्ट इनपुट 0 रीड की, 0 रीड करने पे Q2 पे 0 रीड करने पे हम Q1 पे मूव कर गए, एंड देन Q1 पे नेक्स्ट हमने 0 रीड किया। Q1 पे जब हम 0 रीड करते हैं तो हम Q2 पे मूव कर जाते हैं, एंड देन Q2 पे जब हमने 1 रीड किया तो हम Q2 पे ही स्टे किया। अब हमारी इनपुट स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, जिसका मतलब क्या है कि जब हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो जिस स्टेट पे टर्मिनेट कर रहे हैं अगर तो वो फाइनल स्टेट है तो हमारी इनपुट स्ट्रिंग उस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगी। DFA के अंदर जो एक चीज़ जो उसको डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, उससे हमारा क्या मुराद है कि हमारे पास हर स्टेट के ऊपर हर एक इनपुट का ट्रांजिशन फंक्शंस लाजमी डिफ़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 पे हमारे पास हर एक इनपुट के अगेंस्ट ट्रांजिशन लाजमी डिफ़ाइन होगी। इस तरीके से हर एक स्टेट के अगेंस्ट आपके पास हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट आपको ट्रांजिशन लाजमी गिवन होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सर्टन स्टेट पे किसी सर्टन इनपुट के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन डिफ़ाइन नहीं है।
अगर इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। एंड सेकेंडली कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये भी मेंशन्ड है कि लेट्स सपोज अगर किसी स्टेट के ऊपर आप खड़े हुए हैं और उसके ऊपर आप कोई इनपुट रीड करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक ही डिफाइंड एक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि लेट्स सपोज हम अगर क्यू नोड पे खड़े हैं और हम इनपुट 0 रीड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि क्यू नोड पे 0 रीड करने पे हमारे पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल हो। हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के अगेंस्ट आपके पास एक ही डिफाइंड पाथ देखने को मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। सपोज इसकी एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। सपोज हमारे पास लैंग्वेज है जिसके अगेंस्ट हमने फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। सपोज हमारे पास सिग्मा गिवन है जी 0 और 1 की फॉर्म में। हम ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं कि जो कि उन तमाम इनपुट स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो कि 00 एज ए सब स्ट्रिंग कंटेन कर रही है। तो इसके केस हमने अपना फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? सपोज़ हमारे पास स्टेट्स गिवन है। हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर क्यू नोड पे हमें पता है कि जब तक हम 00 रीड नहीं करेंगे तब तक हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना। इनिशियली हमारे पास जितने मर्जी वंस आ जाए हमने इनिशियल स्टेट के ऊपर ही स्टे करना है। जब तक हम 0 रीड नहीं करते हमने अगली ट्रांजिशंस के ऊपर मूव नहीं करना। सपोज़ अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट पे 0 आया तो हमने ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू हम 0 से Q1 के ऊपर मूव कर गए। अब हम Q1 के ऊपर स्टे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम 1-0 रीड कर चुके हैं। जैसे ही Q1 पे हम नेक्स्ट 0 रीड करेंगे कंसेक्टिव तो हम फाइनल स्टेट पे मूव कर जाएंगे। तो ये तो हमारा सक्सेसफुल सिनेरियो है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट से अगर 1-0 रीड करने के बाद पैटर्न में नेक्स्ट हमारे पास फिर 0 के अलावा दूसरी हमारे पास अल्फ़ाबेट आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो सब स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो गई है, 0 कंसेक्टिव नहीं है। तो हम Q नोड से दोबारा फिर वापस मूव कर देंगे Q नोड पे। अगर हम Q1 वाली स्टेट पे 1 रीड करते हैं तो दोबारा फिर स्टार्ट स्टेट है, जब तक हम 00 रीड नहीं करेंगे तब तक Q नोड पे हम नहीं मूव कर सकते। अगर दोबारा स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होता है तो वो फिर Q1 से उसको दोबारा Q नोड पे मूव करवा देगा। अच्छा, जब हम Q2 पे पहुंच चुके हैं, जब Q2 पे पहुंचने का मतलब क्या कि हमने 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ रीड कर लिए हैं। अगर 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ रीड कर चुके हुए हैं Q2 पे आने के बाद, अब हमारी इनपुट स्ट्रिंग में चाहे 0 आए चाहे 1 आए, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो सब स्ट्रिंग 00 थी वो रीड कर चुके हैं। चाहे इसके बाद 00 रीड करने के बाद कुछ भी ना है तो भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस सर्टन लैंग्वेज के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और कर लेते हैं जी। अच्छा, जब हम ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जी जो कि स्टार्ट 0 से होने वाली इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और जो टर्मिनेट 1 पे कर रही है उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे।
कि जो हमारा पैटर्न है वो ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि स्टार्ट 0 से होगी और एंड 1 से होंगी। अगर इसके अगेंस्ट हम इसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने जाए अगर तो हमारे इनपुट के स्टार्ट पे ही हमें 0 रीड होता है तो हम ट्रांजिशन लेके किसी दूसरी स्टेट पे मूव कर जाएंगे Q1 पे। लेट्स सपोज Q1 पे आने का मतलब क्या है कि अब हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है या जो हमारा ऑटोमेटा है वो 0 वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके आगे मूव कर रहा है। अब Q1 वाली स्टेट पे आने पे अगर हमारे पास फर्दर 0 आता है तो हम इधर ही स्टे कर रहे हैं जब तक कि हम 1 रीड नहीं करते Q1 से, हम फाइनल स्टेट पे नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज Q1 पे अगर हमने 1 रीड कर लिया तो 1 रीड करने के बाद हम एक नई स्टेट Q2 पे मूव कर गए हैं और ये हमारी फाइनल स्टेट भी है। अच्छा, Q2 पे खड़े होने का मतलब क्या है कि हमने स्टार्ट 0 से किया था और एंड 1 पे करके एंड 1 पे रीड करके हम Q2 पे स्टे कर रहे हैं। अच्छा, Q2 पे अगर स्टे करने पे अगर हमें फर्दर 1 रीड करते हैं तो हम इसी स्टेट पे ही खड़े रहेंगे। अगर Q2 पे आने पे हमने 1 के अलावा कुछ चीज़ रीड की है जो कि 0 पॉसिबली हो सकती है तो दोबारा फिर हम उसे यहाँ से मूव करवा के Q1 पे ट्रांजिशन प्रोवाइड कर देंगे कि जब तक कि ये दोबारा 1 रीड करके नहीं आएगा तब तक हम इससे फाइनल स्टेट पे मूव नहीं करवाएंगे। अच्छा, हमारे पास हर स्टेट पे जो भी इनपुट से डिफ़ाइन थी Q1 पे भी डिफ़ाइन है, Q2 पे भी डिफ़ाइन है, पर Q नोड पे डिफ़ाइन नहीं। Q नोड पे अगर हमारे पास 1 आता है, अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होती है तो फर्दर हम इनपुट स्ट्रिंग को इवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं, हम उसे ट्रैप स्टेट के ऊपर मूव कर देंगे। लेट्स सपोज Q3 हमारी कोई ट्रैप स्टेट है जिसके ऊपर हमने अपनी ट्रांजिशंस को मूव कर दिया। अब Q3 पे चाहे हमारे पास 0 आए चाहे 1 आए तो हम इसी स्टेट पे ही स्टे करेंगे। तो ये बेसिकली DFA की प्रॉपर्टी थी कि हम गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट किस तरह DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की सेकंड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अच्छा जी, अगर NFA की बात की जाए, NFA को डिफ़ाइन करने के लिए भी हमें जो टुपल रिक्वायर्ड है वो सेम एज जो हमने DFA के अंदर देखा था, एट्रीब्यूट्स वही रिक्वायर्ड हैं। जिसमें हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स Q है, हमारे पास सिग्मा सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, फाइनाइट इनपुट अल्फ़ाबेट्स। देन हमारे पास डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास Q नोड इनिशियल स्टेट है एंड F सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं। इसके तमाम एट्रीब्यूट सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसे DFA के अंदर देखे थे। Q बेसिकली सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो सिग्मा है वो सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन है, इसका ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली वेरी करता है DFA के ट्रांजिशन फंक्शन से। बाकी इनपुट की जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है वो भी, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए Q नोड यूज़ करते हैं एंड देन फाइनल स्टेट्स भी सेट ऑफ स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट हो सकती हैं। अच्छा, इसके ट्रांजिशन फंक्शन की अगर बात करें तो चूँकि इसका बिहेवियर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो इसमें लाजमी नहीं कि हम हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट अल्फ़ाबेट को डिफ़ाइन करें। ये अगर रिक्वायर होगा तो हम किसी गिवन स्टेट के ऊपर इनपुट अल्फ़ाबेट्स को डिफ़ाइन करेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वो एंट्री एम्प्टी छोड़ देंगे। और इसके अलावा अगर हमें कहीं पे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी एक स्टेट के ऊपर खड़े होके सेम इनपुट के अगेंस्ट हम मल्टीपल
ट्रांजिशंस अगर लेना चाहें तो वो भी पॉसिबली हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स क्यू नोड Q1 Q2 है। सिग्मा हम कह रहे हैं जी इनपुट अल्फ़ाबेट 0 और 1 के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। देन हमारे पास जो सिग्मा गिवन है, जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ये हम कोई रैंडम ट्रांजिशन फंक्शंस डिफ़ाइन कर लेते हैं ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट 0 एंड 1 अगेंस्ट स्टेट्स ऑफ Q नोड Q1 एंड Q2। सपोज Q नोड पे 0 आता है जी, हम Q2 पे मूव कर रहे हैं। Q नोड पे 1 आता है, Q1 पे मूव कर रहे हैं। Q1 पे 0 आता है तो हम डिफ़ाइन ही नहीं कर रहे। Q1 पे अगर हम 1 रीड कर रहे हैं तो हम Q नोड पे मूव कर रहे हैं। Q2 पे 0 आता है तो हम Q1 पे भी जा रहे हैं और Q2 पे भी जा रहे हैं। और Q2 पे लेट्स सपोज अगर 1 आता है तो सपोज हम Q1 और Q नोड पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब इस ट्रांजिशन फंक्शन को देखेंगे तो हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर हमें दो जगह पे देखने को मिल रहा है। एक तो मैंने बोला था कि किसी सर्टन स्टेट पे अगर हम कोई इनपुट अल्फ़ाबेट की वैल्यू डिफ़ाइन ना करना चाहें तो हम उसे एम्प्टी छोड़ देंगे, जैसे कि ये वाला केस है। Q नोड पे 0 का ट्रांजिशन फंक्शन ही नहीं डिफ़ाइन। एंड सिमिलरली हमने बोला था कि नॉन डिटर्मिनिज्म इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है कि किसी सर्टन स्टेट के ऊपर खड़े होकर किसी सर्टन इनपुट के अगेंस्ट हमें मोर देन वन ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। जैसा कि Q2 के स्टेट्स के अगेंस्ट हमें Q नोड पे अगर हम Q2 पे अगर हम 0 रीड करते हैं तो हम Q1 पे भी मूव कर रहे हैं और Q2 पे भी मूव कर रहे हैं। एंड सिमिलरली Q2 पे अगर जब हम 1 रीड कर रहे हैं तो Q1 पे भी मूव कर रहे हैं और Q नोड पे भी मूव कर रहे हैं। सपोज करें जी कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है, हमारी इनिशियल स्टेट Q नोड है और फाइनल जो स्टेट है हमारी सेट ऑफ फाइनल स्टेट F, वो सपोज करें जी कि हमारे पास Q नोड भी है और Q2 भी है। ये दो हमारी फाइनल स्टेट्स हैं। इस डेफिनेशन को देखते हुए अब अगर हमने मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है तो मशीन किस तरह की देखने को नज़र आएगी जी हमारे। चूँकि Q नोड हमारी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है तो इसे हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। Q नोड इनिशियल स्टेट होने की वजह से इसको एरो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ट्रांजिशंस डिफाइन करनी है हमने। Q नोड पे अगर हम 0 रीड कर रहे थे तो Q2 पे मूव कर रहे हैं। उसके बाद ये Q नोड पे अगर हम 1 रीड कर रहे हैं, 1 रीड करने पे हम Q1 पे जा रहे हैं। देन Q1 पे 0 की ट्रांजिशन डिफाइन ही नहीं है और अगर Q1 पे अगर 1 रीड करते हैं तो दोबारा हम Q नोड पे मूव कर जाते हैं। सिमिलरली अगर Q2 की ट्रांजिशंस की बात करें, Q2 पे अगर 0 रीड होता है तो हम Q1 पे भी जा रहे हैं और Q2 पे भी जा रहे हैं। 0 रीड होने पे हम Q1 पे भी जा रहे हैं। Q2 पे अगर 0 रीड होता है, सॉरी चलें, Q2 पे अगर 1 रीड होता है, Q2 पे 1 रीड करने पे हम Q नोड पे भी जा रहे हैं और Q2 पे 1 रीड होने पे हम Q1 पे भी जा रहे हैं। सिमिलरली Q2 पे अगर 0 रीड होता है, Q2 पे 0 रीड होने पे हम Q1 पे भी जा रहे हैं और Q2 पे 0 रीड होने पे हम Q2 पे भी रह रहे हैं। और चूंकि इसके अंदर हमारे पास फाइनल स्टेट Q नोड और Q2 थी तो Q2 को भी हमें डबल सर्कल करके एज ए फाइनल स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से हमने अपने गिवन जो इन्फॉर्मेशन थी उसको NFA की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैप करके DFA NFA कंस्ट्रक्ट कर लिए। कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जिनके थ्रू फिर हम NFA कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं गिवन मशीन्स के अगेंस्ट कि वो हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमारे पास जो लैंग्वेज है सपोज लैंग्वेज कह रही है कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो हमारा सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है वो 0 और 1 के ऊपर कर रहे हैं। इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक्सेप्ट करने वाली मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है हमने जी। इवन नंबर की बात करें तो अगर 0 टाइम्स अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि तब भी उसको हमने एक्सेप्ट करना है। सपोज क्यू नोड हमारी इनिशियल स्टेट भी और फाइनल स्टेट भी है। इनिशियल स्टेट पे अगर हम 1 रीड करते हैं तो हम इनिशियल स्टेट पे ही रहेंगे जो कि फाइनल स्टेट भी है। जैसे ही हम 0 रीड करते हैं इनिशियल स्टेट से तो इसका मतलब क्या है कि हमने ओड नंबर ऑफ 0 रीड कर लिए। तो जैसे ही हमने 0 रीड किया इनिशियल स्टेट से हम Q1 पे मूव कर गए और Q1 पे आने के बाद अगर हमारे पास 1 रीड होता है तो हम इधर ही स्टे करेंगे जब तक कि हमें सेकंड 0 नहीं मिलता तब तक हम वापस मूव नहीं कर रहे। तो जैसे ही हमें Q नोड से 0 रीड होगा हम दोबारा फिर Q1 पे दोबारा 0 जब रीड होगा तो Q नोड पे दोबारा हम मूव कर जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट हमने एक NFA कंस्ट्रक्ट कर लिया। सपोज एक NFA रैंडम से NFA बना के उसके ऊपर इनपुट स्ट्रिंग ट्राई करके देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्सेप्ट होगा। अच्छा सपोज हमारे पास ये एक रैंडम हमने NFA कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं। Q नोड पे हमारे पास 0 की ट्रांजिशन गिवन है, 1 के ट्रांजिशन गिवन है। Q नोड पे अगर 0 होता है Q1 पे मूव कर रहे हैं, अगर 1 रीड होता है तो Q2 पे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर Q1 पे अगर हमारे पास 0 होता है तो हम Q3 पे भी जा रहे हैं और Q2 पे भी जा रहे हैं। Q3 पे अगर हमारे पास 1 रीड होता है तो Q2 पे भी मूव कर रहे हैं और Q4 पे मूव कर रहे हैं। एंड सिमिलरली Q2 पे अगर 0 आता है तो हमारे पास Q4 पे हम मूव कर रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट है। अच्छा सपोज अगर हमें एक इनपुट स्ट्रिंग पार्स करें, हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग WH कोई जो हम इसके ऊपर प्रोसेस करके चला के देखना चाह रहे हैं। $001
अच्छा, अगर तो ये गिवन इनपुट स्ट्रिंग किसी भी एक पाथ से सक्सेसफुली पास होती है, आपकी फाइनल स्टेट पे मूव कर जाए और वहाँ पे टर्मिनेट कर जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये गिवन इनपुट स्ट्रिंग इस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस इनपुट को चला के देखें कि स्टार्ट पे जब हम 0 रीड करें तो स्टार्ट पे 0 रीड करने के बाद हम Q1 पे मूव कर गए। अच्छा जी, ये 0 रीड करने के बाद अब हम Q1 पे आ चुके हैं। अब Q1 पे नेक्स्ट 0 रीड कर रहे हैं, तो Q1 पे नेक्स्ट 0 रीड करने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी आपको Q2 पे मूव करवा रही है एंड सेकंड वन इज़ Q3। सपोज करते हैं जी कि हम Q1 से 0 रीड करने पे हम Q2 वाली पॉसिबिलिटी पे मूव कर गए हैं। हम ये 0 रीड करने पे Q2 पे मूव कर गए। हमारे पास एक और भी पॉसिबिलिटी है, Q1 से अगर हम 0 रीड करते हैं तो Q3 पे जा रहे हैं। सपोज़ करें जी अभी हम Q2 वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं कि Q1 पे हमने 0 रीड किया तो Q2 पे मूव कर गए। अच्छा, अब Q2 पे खड़े होके अब हम अगर 1 रीड कर रहे हैं, Q2 पे खड़े होके 1 रीड कर रहे हैं, तो Q2 पे खड़े होके 1 की ट्रांजिशन सी डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पाथ क्रैश कर जाएगा जो कि Q1 से हमें Q2 की तरफ लेके जा रहा था। अब हम दूसरा पाथ या जो ऑल्टरनेट पाथ है उसको इवेल्युएट करके देखते हैं। जी, हम जो दूसरा पाथ था जो कि Q1 से Q3 पे मूव करवा रहा था, अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं कि Q1 से हमने 0 फर्स्ट रीड किया, Q1 पे आ गए, देन Q1 से हमने 0 रीड किया और वहाँ से हम Q3 पे मूव कर गए। देन Q3 पे खड़े होकर नेक्स्ट हम 1 रीड करते हैं, तो इस 1 के रीड करने पे हम किधर मूव कर रहे हैं, Q4 पे जा रहे हैं। अब चूंकि हमारी इनपुट स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे हम टर्मिनेट कर रहे हैं वो एक फाइनल स्टेट है, तो इस वजह से हमारी ये वाली इनपुट स्ट्रिंग इस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी तक हमने जितने भी NFA देखे हैं उसके अंदर हमने लैम्डा ट्रांजिशंस अभी तक विजुलाइज नहीं की। सपोज़ करें हमारे पास इसी गिवन एग्जांपल के अंदर हम कहीं ना कहीं पे लैम्डा ट्रांजिशंस भी इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक नई ट्रांजिशन इंक्लूड कर रहे हैं जी Q1 से। Q1 पे लैम्डा रीड करने पे हम Q3 पे मूव कर रहे हैं, और सिमिलरली एक और लैम्डा ट्रांजिशन इंक्लूड करते हैं जी Q2 पे। अगर हम लैम्डा रीड कर रहे हैं तो हम Q4 पे मूव कर रहे हैं। नल ट्रांजिशन, लैम्डा को नॉर्मल नल ट्रांजिशन भी कहते हैं, इसको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दोनों बेसिकली नल ट्रांजिशन को ही इंडिकेट कर रही होती है। नल ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर हम Q1 पे खड़े हुए तो Q1 पे विदाउट रीडिंग एनीथिंग हम Q3 पे भी मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन ये भी है कि हम डायरेक्ट Q1 से Q3 पे भी जा सकते हैं बाय यूजिंग लैम्डा ट्रांजिशन। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लैम्डा ट्रांजिशंस भी हमारे पास NFA के अंदर अवेलेबल हैं, तो इसके अगेंस्ट अगर हम इस इनपुट स्ट्रिंग को चला के देखें तो क्या हमारी ये इनपुट एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेट्स सपोज कोई इनपुट एक्सेप्ट करवा के देखते हैं जी। सैम्पल, सपोज हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है जी 00। देखते हैं जी कि क्या ये 00 हमारे पास इस गिवन मशीन के ऊपर जिसके अंदर अब हमने लैम्डा ट्रांजिशंस भी इंक्लूड कर दी हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी Q नोड से। Q नोड पे अगर हमारे पास 0 आता है तो Q नोड पे 0 रीड करने पे हम Q1 पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, Q1 पे खड़े होके हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं जी, एक्चुअली में 3। Q1 पे अगर खड़े हो गए विदाउट रीडिंग 0, विदाउट रीडिंग 0 हम Q3 पे भी चले गए, यानी कि फर्स्ट 0 स्टार्ट नोड से Q नोड से फर्स्ट 0 रीड करने पे हम Q1 पे भी चलेंगे और Q1 पे लैम्डा ट्रांजिशन के थ्रू इसी 0 के रीड करने पे हम Q3 पे भी मूव कर गए। अच्छा जी, Q1 पे जब हमारे पास 0 आता है तो Q1 पे 0 रीड करने पे हम
Q3 पे भी जा सकते हैं, और Q1 पे 0 रीड करने पे हम Q2 पे भी जा सकते हैं। अभी इस Q1 के थ्रू हम ये दो पाथ इवेल्यूएट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 0 रीड करने पे नेक्स्ट 0 हम Q3 पे भी रीड कर सकते हैं, Q2 पे भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर Q3 पे हमारे पास 0 आता है तो Q3 पे 0 की ट्रांजिशन ही नहीं डिफाइन, तो ये वाला पाथ जो कि Q1 Q नोड से Q1 एंड देन Q1 से Q3 पे है, तो ये वाला पाथ क्रैश कर जाएगा। एंड देन अगर Q1 पे 0 रीड करके हम जब Q2 पे आए हैं तो Q2 से नेक्स्ट 0 अगर रीड करके देखते हैं, Q2 पे जब नेक्स्ट 0 रीड करते हैं, Q2 पे 0 रीड करने पे हम Q4 पे मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई एक भी सक्सेसफुल पाथ मिल गया कि जिसके थ्रू हमारी इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस हो रही है, तो वो इनपुट स्ट्रिंग उस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल होगी। अच्छा जी, अब अगर बात करें हम रेगुलर प्रॉपर्टीज़ की जो कि NFA और DFA के ऊपर होल्ड करती हैं जी। हमारे गिवन फिनाइट ऑटोमेटा के ऊपर यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और इसके अलावा क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इन प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है कि हमारे के लेट्स सपोज अगर यूनियन की बात करें तो दो फिनाइट ऑटोमेटास के ऊपर यूनियन की प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज गिवन है, सपोज करें हमारे पास कोई लैंग्वेज L1 गिवन है, जिसके अगेंस्ट हमने फिनाइट ऑटोमेटा FA1 कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एंड सिमिलरली हमारे पास कोई लैंग्वेज L2 है जिसके अगेंस्ट हमने फिनाइट ऑटोमेटा 2 कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो अगर हम लैंग्वेज 1 का यूनियन लैंग्वेज 2 से लेते हैं तो इसके रिजल्टेंट में जो हमें लैंग्वेज मिलेगी वो लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। सपोज जो हमें लैंग्वेज मिल रही है L3 इसके अगेंस्ट एज रिजल्टेंट वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। सिमिलरली अगर हम इनके ऑटोमेटास का यूनियन लें कि सपोज फिनाइट ऑटोमेटा 1 का यूनियन फिनाइट ऑटोमेटा 2 से लें, तो रिजल्टेंट हमारे पास जो ऑटोमेटा आएगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एंड सिमिलरली अगर हम कॉन्कैटिनेशन की बात करें कि लैंग्वेज 1 की कॉन्कैटिनेशन लैंग्वेज 2 के साथ करें, तो रिजल्टेंट पे जो हमें लेट्स सपोज कोई लैंग्वेज L3 मिल रही है, तो सिमिलरली जब हम इनके रिस्पेक्टिव ऑटोमेटास की कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो उसके रिजल्टेंट पे भी जो हमें ऑटोमेटा मिलेगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर यूनियन कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर की प्रॉपर्टी की बात करें, ये इन केस ऑफ NFA कंपैरेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू DFA। DFA के अंदर जब हमने इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्लियंस थ्योरम्स डिस्कस किया हुआ है।
क्लींस थ्योरम हम दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहे, ये चूँकि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि हम किस तरीके से DFA की ऊपर रेगुलर प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा सकते हैं बाय टेकिंग क्लींस थ्योरम। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि NFA के ऊपर हम ये किस तरह प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर, उसको देखते हैं। सबसे पहले यूनियन की डिस्कस कर लें कि यूनियन की प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास लैंग्वेज L1 है जी, जो कि एक्सेप्ट करती सिर्फ किसी स्ट्रिंग A को। ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट अल्फ़ाबेट को एक्सेप्ट करती है जो कि सिर्फ A है। अगर लैंग्वेज 1 के अगेंस्ट में अगर इसका NFA कंस्ट्रक्ट करूं तो सिंपली हम कह सकते हैं जी ये Q नोट स्टेट थी जो कि A इनपुट स्ट्रिंग रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पे पहुंच के लेट्स सपोज Q1 पे, तो ये सिंपल सा इसका NFA कंस्ट्रक्ट होगा। सपोज हम इस तरह सपोज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई लैंग्वेज 2 है, एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेट B। रिज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास लैंग्वेज 2 के अगेंस्ट जो हमने NFA कंस्ट्रक्ट किया है, अगर हम इसका NFA कंस्ट्रक्ट करें तो सिंपली सपोज करें जी कोई Q2 स्टेट है इनिशियल, जिससे हम B रीड करते हैं और फाइनल स्टेट Q3 पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की यूनियन की बात करें कि अगर हमने लैंग्वेज 1 का यूनियन लैंग्वेज 2 के साथ करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हम NFA 1 को यूनियन करना चाहते हैं विद NFA 2, और जो रिजल्टेंट हमारी लैंग्वेज है इसका मतलब है वो स्ट्रिंग A को भी एक्सेप्ट कर सकती है और स्ट्रिंग B को भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसका हम यूनियन किस तरीके से कंडक्ट करेंगे जी, हमने करना क्या है कि दोनों NFAs को हमने पैरेलल लिख देना है। सपोज NFA 1 को मैं यहाँ पे पैरेलल लिख रहा हूँ, Q नोड by taking input Q1 and similarly Q2 by taking input B goes to Q3। अच्छा, इसमें हमने एक काम करना है कि जो दोनों ऑटोमेटास की फाइनल स्टेट थी उसको हमने नॉन फाइनल कर देना है, और जो दो हमारे गिवन ऑटोमेटास की इनिशियल स्टेट थी उसके अगेंस्ट हमने एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करनी है। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं जी कोई X नोड हमने स्टेट इंट्रोड्यूस की है, विद लैम्डा ट्रांजिशन हम फर्स्ट ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट के ऊपर भी मूव करेंगे, विद लैम्डा ट्रांजिशन हम सेकंड ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट के ऊपर भी मूव करेंगे, और X नोड को हम रिजल्टेंट ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट बना देंगे। एंड सिमिलरली जो हमारे प्रीवियस ऑटोमेटास की फाइनल स्टेट थी उनको हम नॉन फाइनल कर देंगे और विद लैम्डा ट्रांजिशन एक नई स्टेट पे मूव करवा देंगे जो कि हमारी नई फाइनल स्टेट होगी रिजल्टेंट ऑटोमेटा की। सपोज करें जी कि ये Q4 थी, तो अब अगर हम इस रिजल्टेंट NFA को देखें तो ये हमारा रिजल्टेंट NFA उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, या तो वो A कैरी कर रहा है या तो वो B कैरी कर रहा है। इससे हम A वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं और इससे हम B वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूनियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हैं फॉर NFA।
सिमिलरली अगर हम कॉन्कैटिनेशन की बात करें, हम प्रीवियस एग्जांपल यूज़ करें जिसके अंदर हमारे पास NFA1 और NFA2 गिवन था। हम चाह रहे हैं कि लैंग्वेज L1 की कॉन्कैटिनेशन लैंग्वेज L2 से करना चाह रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू NFA1 कॉन्कैटिनेशन विद NFA2। इस केस में हमने दोनों जो हमारे पास रिजल्टेंट NFA रिस्पेक्टिव NFA1 का और NFA2 का, उनको सीरीज में लिख देना है। सपोज Q नोड इसकी इनिशियल स्टेट थी, A ट्रांजिशन से ये अपनी फाइनल स्टेट पे जा रहा था Q1, एंड सेकंड ऑटोमेटा Q2 with B input goes to Q3। अच्छा, इस केस में जो फर्स्ट ऑटोमेटा की इनिशियल थी, इनिशियल हमारे पास वही रहेगी। अब फर्स्ट ऑटोमेटा की जो फाइनल है उसको हमने कनेक्ट करना है सेकंड ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट के साथ बाय यूजिंग लैम्डा ट्रांजिशन, और जो हमारे पास सेकंड ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट थी वही अब हमारे रिजल्टेंट ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट होगी। इसका मतलब क्या था, NFA1 बेसिकली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है A और NFA2 कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है B। तो रिजल्टेंट अब हम जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो AB की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो अब हमारी ये वाली जो गिवन रिजल्टेंट हमारे पास जो NFA है, ये A और B की जो स्ट्रिंग एज ए इनपुट आएगी उसको ही एक्सेप्ट करेगा, तो दैट जो भी चीज़ आएगी उसको ये रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली अगर हम क्लेयर की प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्लेयर की प्रॉपर्टी अगर हमने अप्लाई करी लैंग्वेज 1 के केस, सपोज अगर लैंग्वेज 1 है और इसके ऊपर मैंने L1 का क्लेयर लेना है, तो उसके रिजल्टेंट में भी जो हमें लैंग्वेज मिलेगी वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही होती है। सपोज हम लैंग्वेज 1 को ही कंसिडर करते हैं, जिसका ऑटोमेटा हमारे पास Q नोड गोज टू A, Q1। लेट्स सपोज ये फाइनल था, ये हमारे पास L1 लैंग्वेज अगेंस्ट उसका NFA है। अगर हमने इसका क्लियर लेना है तो एक नई स्टेट, नाम कुछ भी रखना है उसका, विद लैम्डा ट्रांजिशन और सिमिलरली with lambda transition, suppose Q2। इसमें इसको आप नॉन फाइनल कर दें, जिसको भी हमने फाइनल, इसको नॉन फाइनल कर दे, जो हमने Q2 बनाया इसको फाइनल बना दें, और लैम्डा ट्रांजिशन से इसको इनिशियल के साथ कनेक्ट कर दें और इनिशियल को फाइनल के साथ विद लैम्डा ट्रांजिशन कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से हम क्लेयर की प्रॉपर्टी होल्ड करवा सकते हैं डायरेक्टली ऑन NFA। सपोज हम कोई एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू हम इनको कॉन्कैटिनेट करके देखते हैं। सपोज हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, A प्लस B डॉट C। इसका मतलब है A और B का पहले यूनियन करना है और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको कॉन्कैटिनेट करना है विद C।
सपोज x1 है, x2 है, x3, x4, ये हमारे पास इंडिविजुअल ए को एक्सेप्ट करने का ऑटोमेटा बन गया, ये इंडिविजुअल बी को एक्सेप्ट करने का ऑटोमेटा बन चुका है। अब इन दोनों को अब हमने सबसे पहले इनका यूनियन करना है। यूनियन किस तरह कर रहे थे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। सपोज ये एक्स नोड है हमारे पास और इनकी फाइनल को कंबाइन करके एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस कर दें। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये x5 है। अब हमारे पास a प्लस बी का NFA कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा। अब हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, इसके रिजल्ट को विद सी का ऑटोमेटा बना लें जी। सपोज x6 है जी, x7, ये सी एक्सेप्ट करके यहाँ पे जा रहा है और ये सेकंड पार्ट की फाइनल स्टेट है। अब ये सपोज इतने पार्ट की हमने NFA कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ये सेकंड पार्ट का NFA। हमने बोला जब कॉन्कैटिनेट करेंगे तो कॉन्कैटिनेट में करते क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट की जो फाइनल स्टेट होती है उसको हमने नॉन फाइनल करना है और विद लैम्डा ट्रांजिशन हमने सेकंड जो हमारे पास NFA है उसकी इनिशियल स्टेट को विद लैम्डा ट्रांजिशन ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट की अब जो फाइनल स्टेट थी अब वो नॉन फाइनल होने वाली है। अब ये स्टेट नॉन फाइनल हो चुकी है, x5 अब हमारी नॉन फाइनल स्टेट है। अब विद लैम्डा ट्रांजिशन हम x5 से x6 पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज अब हमें पता है कि गिवन इनपुट स्ट्रिंग पे मशीन ए सी भी एक्सेप्ट कर सकती है और गिवन हमारी इनपुट स्ट्रिंग बी सी भी इस मशीन पे एक्सेप्ट हो सकती है। तो सबसे पहले ए सी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ए सी इसके ऊपर एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही। सक्सेसफुल बात देखते हैं जी। एक्स नोड से हम लैम्डा ट्रांजिशन के थ्रू x1 पे चले गए, वहाँ पे ए ट्रांजिशन के थ्रू x2 पे चले गए, विद लैम्डा ट्रांजिशन हम x5 पे आ गए, विद लैम्डा ट्रांजिशन हम x6 पे आ गए और सी रीड करके हम x7 पे मूव कर गए। सिमिलरली अगर हम बी सी वाली सेकंड स्ट्रिंग को इवेल्यूट करके देखें तो वो किस तरीके से एक्सेप्ट होगी। स्टार्ट से हम विद लैम्डा ट्रांजिशन x3 पे मूव करके देन बी रीड करके x4 पे, देन लैम्डा के थ्रू x5 पे, देन लैम्डा के थ्रू एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू हम x6 पे एंड देन सी रीड करके x7 पे मूव करके। तो इस तरीके से हम रेगुलर प्रॉपर्टीज़ मेक श्योर कर सकते हैं यूनियन की, कॉन्कैटिनेशन की और कोलेयर की बाय यूजिंग NFA। अब नेक्स्ट बात कि चूंकि हम रेगुलर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं रेगुलर लैंग्वेजेस बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर उनके अगेंस्ट, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकें या उनका हम DFA कंस्ट्रक्ट कर सकें या उसका हम NFA कंस्ट्रक्ट कर सकें। ऐसी लैंग्वेजेस जिनके अगेंस्ट या तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन कर सकें या उसके अगेंस्ट हम DFA कंस्ट्रक्ट कर सकें या NFA कंस्ट्रक्ट कर सकें, उसको हम रेगुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। अगर हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज की कोई भी फॉर्म गिवन है या अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम उसके अगेंस्ट उसके इक्विवेलेंट DFA और NFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास DFA गिवन है तो DFA को हम उसके इक्विवेलेंट NFA या रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर NFA गिवन है तो NFA को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट DFA
या रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें या इसकी हम पावर की बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू DFA is equivalent to NFA। एक थ्योरम है जी कि अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें कि NFA जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वही प्रॉब्लम हम DFA के थ्रू भी सॉल्व करवा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम DFA के थ्रू सॉल्वेबल है तो उसको हम उसके अगेंस्ट उसका NFA भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेम इज विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम कन्वर्जन की बात करें, NFA की DFA में कन्वर्जन और DFA की NFA में कन्वर्जन, तो देखते हैं कि वो हम किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि DFA को हम NFA में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं जी। अगर हम DFA और NFA की डेफिनेशन देखें तो जब हम DFA किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट DFA आपका NFA भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लैंग्वेज है जी जो कि स्टार्ट विद A हो रही है और एंड विद B हो रही है जी, कोई भी लैंग्वेज आप सपोज कर सकते हैं। अभी हम कंसिडर कर लें जी लैंग्वेज हमारे पास स्टार्ट विद A है और हमने एंड विद B है। स्टार्ट विद A एंड विद B। अच्छा, अगर इस ऑटोमेटा की बात करें जो कि हमने DFA कंस्ट्रक्ट किया गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट, ये ऑटोमेटा जो DFA हमने कंस्ट्रक्ट किया ये NFA की प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करता है। NFA की प्रॉपर्टीज़ में भी क्या था कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। अगर हम स्टेट्स की बात करें Q0, Q1, Q2, Q3 हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। उसके बाद अगर हम सिग्मा की बात करें हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट भी फाइनाइट है, A और B। इस केस में हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट भी फाइनाइट है। उसके बाद अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें तो इनिशियल स्टेट भी हमें गिवन है और एक ही इनिशियल स्टेट भी होती है इसके अंदर भी। अगर फाइनल स्टेट की बात करें तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट भी हमारे पास गिवन है सेम, जैसे कि DFA और NFA का सेम होता है। ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो ट्रांजिशन फंक्शन जो NFA का होता है वो बेसिकली DFA का ट्रांजिशन फंक्शन उसका सबसेट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वजह से हम कह सकते हैं कि हर DFA NFA भी होता है, पर रिवर्स पॉसिबल नहीं है, हर NFA DFA नहीं होता। हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि गिवन NFA DFA है कि नहीं है, कि रिवर्स पॉसिबल है कि नहीं, कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक सिंपल सी मशीन बनाई है, ये इनिशियल स्टेट है, लेट्स सपोज A रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है और मेरे पास इस केस में सिग्मा A और B के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। ये NFA तो हो सकता है, ये मशीन DFA नहीं हो सकती। हाँ, बट इस मशीन के अगेंस्ट हम इसका इक्विवेलेंट DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एवरी DFA इज also NFA, but NFA is
नॉट DFA। तो हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब NFA को DFA में किस तरह कन्वर्ट करते हैं जी, उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम NFA की कन्वर्जन DFA में देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। NFA टू DFA कन्वर्जन। NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हम कोई एग्जांपल सपोज कर लें NFA की, एंड देन उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम के थ्रू हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं NFA को DFA में। ये 0 स्टेट हमारे पास है जी, स्टेट 1 2 3 स्टेट जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी है। 0 स्टेट से हम A रीड करके स्टेट 1 पे जा सकते हैं, 0 से हम A रीड करके 2 पे जा सकते हैं, 0 से हम सपोज कर रहे हैं कि लैम्डा रीड करके हम 3 पे जा सकते हैं। सिमिलरली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे हम B ट्रांजिशन के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेट 2 के अगेंस्ट ट्रांजिशन गिवन है, सपोज करें जी कि स्टेट 2 से स्टेट 3 पे हम विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा सकते हैं, और स्टेट 3 से हम स्टेट 1 पे मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन। सपोज ये हमारे पास कोई सैम्पल NFA गिवन है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके इक्विवेलेंट DFA के अंदर। तो इसके कन्वर्जन के मेथड में सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, हमने ई क्लोजर फाइंड करना है। हमने हर स्टेट के अगेंस्ट उसका ई क्लोजर यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है कि विदाउट रीडिंग एनीथिंग, कि अगर हम सर्टेन स्टेट पे खड़े हुए तो वहाँ से हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन से कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सपोज हमारे पास स्टेट्स लिस्ट ऑन है और उनके अगेंस्ट उनका ई क्लोजर हम कंप्यूट कर रहे हैं। हमारे पास जो स्टेट्स की मैंने 4 स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 0 1 2 एंड 3। अच्छा, जिस स्टेट के अगेंस्ट हम उसका क्लोजर कंप्यूट करने जा रहे हैं वो स्टेट इटसेल्फ खुद भी इंक्लूड होगी। अगर स्टेट 0 का क्लोजर कंप्यूट करने जा रहे हैं तो स्टेट 0 इटसेल्फ ई क्लोजर में इटसेल्फ हम उसको मेंशन करेंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि 0 से हम एप्सिलॉन क्लोजर के थ्रू कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। 0 से एप्सिलॉन क्लोजर के थ्रू हम 3 पे जा सकते हैं, एंड देन अगेन हम 3 से एप्सिलॉन क्लोजर के थ्रू 1 पे जा सकते हैं। तो इस केस में 0 इटसेल्फ आएगा, हम 3 पे जा सकते हैं और उसके बाद 3 से 1 पे मूव कर सकते हैं। तो अगर हम इस सेट को रीअरेंज करके लिखें तो हम 0 1 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टेट 1 का क्लोजर कंप्यूट करते हैं। स्टेट 1 की क्लोजर कंप्यूट करने के लिए हमें देखना है कि स्टेट 1 से हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। स्टेट 1 से कहीं पे भी कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, तो ये स्टेट 1 इटसेल्फ ही बस आएगी और कोई स्टेट नहीं आएगी। उसके बाद हमने स्टेट 2 का एप्सिलॉन क्लोजर कंप्यूट करना है कि स्टेट 2 से एप्सिलॉन रीड करके हम कहाँ पे जा सकते हैं। स्टेट 2 से एप्सिलॉन रीड करके हम 3 पे जा सकते हैं और 3 से 1 पे जा सकते हैं। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके ही लिख दूँ 1 2, चूँकि उसका अपना क्लोजर ले रहे हैं, और 3 क्योंकि हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और स्टेट 3 का क्लोजर की बात करें तो स्टेट 3 का अगर क्लोजर लें तो हम कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 3 से हम
1 पे मूव कर सकते हैं। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो 1 3 आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जी, कि जिसके अंदर हमने अपने एप्सिलॉन क्लोजर्स कंप्यूट करने थे गिवन स्टेट के। इनको कंप्यूट करने के बाद अब हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने जब इनिशियलाइज करना है स्टेप को, सबसे पहले इनिशियल स्टेप के अंदर हमने स्टार्ट करना है जी क्लोजर ऑफ स्टार्ट स्टेट, ई क्लोजर ऑफ स्टार्ट स्टेट, जो कि हमारे पास स्टेट 0 थी। हमने ई क्लोजर ऑफ 0 कंप्यूट करना है और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास स्टेट्स आ रही, ई क्लोजर ऑफ 0 हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट जो स्टेट आ रही हम उनको लिस्ट डाउन कर रहे हैं जी। 0 1 3। अच्छा जी, हमारे पास इस सेट के अंदर जो हमारे पास स्टेट्स गिवन है उनको हम सेट को कोई नेम असाइन कर देते हैं। कि लेट्स सपोज इस सेट को हम जो नेम असाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी ये एस नोड है सेट हमारा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ई क्लोजर कंप्यूट करना है अपनी इनिशियल स्टेट का। इनिशियल स्टेट के ई क्लोजर के अगेंस्ट जो हमें सेट के अंदर स्टेट्स मिलती हैं उनको हम कोई नाम असाइन कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हम उसे एस नोड कह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, अब हमने ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करना है एस नोड वाली स्टेट के ऊपर। हमने ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करना है ऑन एस नोड फॉर ईच इनपुट अल्फ़ाबेट। चूँकि हमारे पास जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा हमारा किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, सिग्मा हमारा ए के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। हमने ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एस नोड ए के लिए भी कंप्यूट करना है और ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एस नोड फॉर बी के लिए भी कंप्यूट करना है। सबसे पहले ए के लिए कंप्यूट करें। एस नोड अगर हम ए रीड करते हैं, एस नोड का मतलब क्या है कि जो एस नोड में मौजूद एंट्रीज थी उनके अगेंस्ट हमने ए की ट्रांजिशन फाइंड आउट करनी है। तो एस नोड में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है और 3 पड़ा हुआ है। अब हमने बेसिकली 0 1 और 3 की ट्रांजिशन चेक करनी है फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट ए। अच्छा जी, 0 पे अगर ए आता है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे ए आने पे हम 1 पे मूव कर रहे हैं और 0 पे ए आने पे हम 2 पे मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चेक करें, 1 पे ए अगर ए आता है तो हम किधर जा रहे हैं, 1 पे ए डिफाइन नहीं है। क्योंकि 1 पे ए डिफाइन नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। अब चेक करें कि अगर 3 पे ए आता है, क्या 3 पे ए डिफाइन है, 3 पे भी ए डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि 3 पे ए डिफाइन नहीं है तो फर्दर एंट्री नहीं होगी। जब ट्रांजिशन फंक्शन कंप्यूट करने के बाद जो ट्रांजिशन फंक्शन के रिजल्टेंट हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, उन वैल्यूज़ को हमने उसके ऊपर ई क्लोजर कंप्यूट करना है। अब हमने ई क्लोजर कंप्यूट करने जा रहे हैं। जो हमें रिजल्टेंट में वैल्यूज़ मिली हैं 1 और 2 का ई क्लोजर कंप्यूट करना है। अच्छा, 1 के ई क्लोजर में हमें पता है क्या क्या एंट्रीज आती है। 1 के क्लोजर में एंट्रीज हमने पहले कंप्यूट की है वो 1 आएगी और 2 के क्लोजर की जो एंट्रीज हैं वो 1 2 एंड 3 हैं। चूँकि 1 पहले लिख चुके हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, 2 एंड 3 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें पता चल चुका है जी कि अगर एस नोड पे ए आता है तो एस नोड पे ए आने पे हम इन पर्टिकुलर स्टेट्स पे जाएंगे। अब चेक करें कि ये सेट ऑफ स्टेट हमने पहले कहीं पे इसको कोई नाम असाइन किया हुआ है जी। इसको हमने कहीं पे कोई नाम असाइन नहीं किया हुआ। पहले जो हमने नाम असाइन किया S0 वो 0 1 3 वाली स्टेट को किया हुआ है। अगर हमारे पास इस सेट के अंदर 1 2 3 वाली स्टेट है तो इसे हम कोई नया नाम असाइन कर देते हैं। सपोज इसको हम कह रहे हैं जी कि ये हमारी S1 वाली स्टेट है, इसको हम एस नोड कह रहे थे। अच्छा जी, अब एस नोड के ऊपर ए की ट्रांजिशन का हमें पता लग गया कि एस नोड पे अगर हम ए रीड करते हैं तो हम S1 पे मूव करेंगे। अब यही काम हमने रिपीट करना है, यही वाला काम हमने रिपीट करना है फॉर सेकंड इनपुट अल्फ़ाबेट। एस नोड पे अगर बी आता है तो हम कहाँ कहाँ पे जाते हैं। अब एस नोड में जो एंट्री थी उनके ऊपर बी की ट्रांजिशन हमने चेक करनी है।
एस नोड में 0 1 3 पड़ा हुआ, तो इसका मतलब 0 1 3 के ऊपर हमने बी की ट्रांजिशन चेक करनी है। 0 पे बी डिफाइन नहीं है जी, 1 पे चेक करें, 1 पे बी डिफाइन है, 1 पे अगर बी आता है तो हम 3 वाली स्टेट पे मूव कर जाते हैं। 3 वाली स्टेट पे अगर बी आता है तो 3 वाली स्टेट पे बी डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही आएगा। अब हमने इसका क्लियर लेना है जो रिजल्टेंट हमारे पास आया ट्रांजिशन फंक्शन के अगेंस्ट, ई क्लियर ऑफ थ्री। अब ई क्लियर ऑफ 3 कंप्यूट करना है, तो ई क्लियर ऑफ 3 हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हुए हैं, जो कि 1 एंड 3 है। अब ये जो सेट आया चेक करना है कि ये सेट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो इसको भी कोई नया नाम असाइन कर दें। इसको कहते हैं, लेट्स सपोज ये सेट 2 है हमारा, S2 से इसको डिनोट कर रहे हैं। अब हमें पता लग गया कि अगर S नोड पे A आता है तो हम S1 पे जाएंगे, और अगर S नोड पे B आता है तो S2 पे जाएंगे। S नोड के ट्रांजिशंस हमें पता लग चुका हुआ है। अब हमने किसकी ट्रांजिशंस कंप्यूट करनी है? अब हमने S1 के अगेंस्ट की ट्रांजिशंस कंप्यूट करनी है कि अगर S1 पे अगर A आता है तो हम किधर जा रहे हैं, और S1 पे अगर B आता है तो हम किधर जा रहे हैं। सपोज हमने चूँकि पेज यूज करना, इसको साथ अपने पास रख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ S1 कंप्यूट कर रहे हैं फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट A। और S1 में हमारे पास कौन कौन से आइटम्स है? S1 में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। और 1 पे अगर A आता है तो किधर जा रहे हैं? 1 पे चूँकि A डिफाइन नहीं है तो छोड़ रहे हैं जी, आगे चेक कर रहे हैं। 2 पे अगर हमारे पास A आता है तो 2 पे आने पे किधर जाते हैं? 2 पे भी A डिफाइन नहीं है। और 3 पे अगर हमारे पास A आता है तो 3 पे A चेक करेंगे, 3 पे भी A डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट रहेगा। अच्छा, अब हमने इक्वलाइजर कंप्यूट करना है। इक्वलाइजर ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का क्लियर लेंगे तो वो एम्प्टी ही रहेगा। तो एम्प्टी सेट को भी हम कोई ना कोई नाम असाइन करेंगे। सपोज हम कह रहे हैं कि ये हमारी स्टेट 4 है। S1 पे अगर A आता है तो हम स्टेट नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अब हमने S1 की ट्रांजिशन फाइंड आउट करनी है फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट B। S1 में हमारे पास 1 2 3 वाली स्टेट थी। अब 1 2 3 पे हमने B की ट्रांजिशन चेक करनी है। 1 पे B आता है तो हम 3 पे जाते हैं। 2 पे B भी डिफाइन नहीं है ना, 3 पे B डिफाइन है, तो इसका मतलब इसके रिजल्टेंट में हमें 3 ही मिलेगा सेट। और जब हम इक्वलाइजर ऑफ 3 कंप्यूट कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। इस केस में जब इक्वलाइजर 3, तो उसके केस में जो सेट मिल रहा था वो S2 था, तो मैं इसको सिंपली S2 लिख रहा हूँ। इसके रिजल्टेंट में हमें S2 पे मूव करना है। हमें S1 की ट्रांजिशन पता लगी, S1 पे अगर A आएगा तो S4 पे जाएंगे, अगर S1 पे B आता है तो हम S2 पे मूव कर जाएंगे। अब नेक्स्ट इसकी ट्रांजिशन हमने चेक करनी है जी। S2 की, अच्छा स्टेट 3 हमने यूज़ नहीं की, इसको स्टेट 3 कहते हैं। लेट्स सपोज इसको स्टेट 3 कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बारी है जी S2 की। अब S2 की ट्रांजिशन हमने फाइंड आउट करनी है। S2 पे A की ट्रांजिशन चेक करें जी। S2 में कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास? S2 में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 1 है और 3 है। अब 1 और 3 के ऊपर A की ट्रांजिशन चेक करनी है। 1 पे A डिफाइन नहीं है,
और 3 पे भी ए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब 1 और 3 के अगेंस्ट हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है, और एम्प्टी सेट का जब हम क्लियर लेंगे, इक्वलाइजर ऑफ एम्प्टी सेट जब हम लेंगे तो उसके रिजल्टेंट में ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। हमें जो स्टेट मिली उसे हम S3 कह रहे थे। S2 के ऊपर A आता तो हम S3 पे मूव कर रहे हैं। अब हमने S2 की ट्रांजिशन फाइंड आउट करनी है फॉर B। S2 में हमारे पास जो आइटम थे वो 1 and 3 है, और 1 and 3 के ऊपर B की ट्रांजिशन चेक करें। 1 के ऊपर क्या B रीड होता है जी? 1 पे जब B आता है तो हम स्टेट 3 पे जाते हैं, और 3 के ऊपर जब B आता है 3 के ऊपर B डिफाइन ही नहीं है, तो इसके अगेंस्ट हमें 3 मिला। ये सिमिलरली वही केस है जो हमें S नोड पे B रीड करने मिला था। इसके अगेंस्ट हमें क्लियर लेने पे जो स्टेट मिलेगी वो बेसिकली S2 इटसेल्फ होगी। S2 की भी ट्रांजिशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, S1 की भी और S नोड की भी। अब रिमेनिंग किसकी रह चुकी हैं? S3 की। ये हम S1 के लिए कर रहे थे जी, ये हम S2 के लिए कर रहे थे, अब हम S3 के लिए कंप्यूट करने जा रहे हैं। S3 चूँकि एम्प्टी सेट कंटेन कर रहा है तो एम्प्टी सेट का क्लियर लेने पे भी वो एम्प्टी आएगा, और एम्प्टी को हम जिससे रिप्रेजेंट कर रहे थे वो S3 इटसेल्फ था। इसका मतलब क्लियर लेने के बाद हमारे पास S3 आएगा। सिमिलरली जब हम B रीड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमें एट द एंड S3 ही मिलेगा। अब हमारे पास तमाम ट्रांजिशंस आ चुकी हैं। अब हमने इसको देखते हुए इसका DFA कंस्ट्रक्ट करना है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले अब ये चीज़ फाइंड आउट कर लें कि DFA में फाइनल स्टेट हमारी कौन कौन सी होगी। NFA के अंदर हमारे पास जो फाइनल स्टेट थी वो स्टेट नंबर 3 थी। तो अब हमने देखना है कि जो हमने स्टेट S0, S1, S2 और S3 यहाँ से फाइंड आउट किए, अब चेक करें कि स्टेट 3 किस किस स्टेट के अंदर अपीयर हो रही थी। S नोड के अंदर भी स्टेट 3 आ रही थी, तो इसका मतलब है कि S3 भी हमारी फाइनल स्टेट होने वाली है। उसके बाद S3 भी फाइनल स्टेट होने वाली है। उसके बाद S1 में देखें तो S1 में भी स्टेट नंबर 3 अपीयर हो रही है, तो S1 भी हमारी फाइनल स्टेट होने वाली है। S2 के अंदर भी स्टेट 3 अपीयर हो रही है, तो S2 भी हमारी फाइनल स्टेट होगी। उसके बाद अगर हम S3 की बात करें, S3 चूँकि थी ही एम्प्टी स्टेट, ये हमारी नॉन फाइनल होगी। उसके बाद हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी होगी? जहाँ से हम प्रोसीजर का स्टार्ट कर रहे थे जी, हमें स्टार्टिंग में जो स्टेट मिली थी S नोड, वो हमारी इनिशियल स्टेट हमारे रिजल्टेंट DFA की होगी। यहाँ पर अब हम DFA कंस्ट्रक्ट कर लें जी। इनिशियल स्टेट चूँकि फाइनल स्टेट भी है, S नोड पे जब हम A रीड कर रहे थे तो A रीड करके हम S1 पे जा रहे थे, और जब हम B रीड कर रहे थे S2 पे मूव कर रहे थे। A रीड करके हम S1 पे जा रहे हैं, और B रीड करके हम S2 पे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास S1 की ट्रांजिशन है। S1 पे जब हम A रीड करते हैं तो हम S3 पे मूव करते हैं। S1 पे A रीड करने पे S1 पे A रीड करने पे हम S3 पे जा रहे हैं, और S1 पे B रीड करने पे हम S2 पे जा रहे हैं।
अब S2 के ट्रांजिशंस डिफाइन करते हैं जी। S2 पे जब हम A रीड करते हैं तो S3 पे मूव कर रहे हैं, और S2 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो S2 पे ही रह रहे हैं। उसके बाद S3 की ट्रांजिशन देखें, S3 पे अगर A आएगा तो या B आएगा तो हम S3 पे ही रह रहे हैं। S3 पे A आने पे या B आने पे हम S3 पे रह रहे हैं जी। ये अब हमारे पास रिजल्टेंट ऑटोमेट आ चुका है जो कि गिवन NFA के अगेंस्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, जो इनपुट स्ट्रिंग हम NFA को पास करके देंगे अगर तो वो एक्सेप्ट कर रही है तो हमारा रिजल्टेंट DFA भी इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर जो इनपुट स्ट्रिंग हमारी गिवन NFA के ऊपर रिजेक्ट हो रही थी वही इनपुट स्ट्रिंग हमारे गिवन DFA के ऊपर जो कि हमने कन्वर्ट किया उसके ऊपर भी रिजेक्ट होगी। पहले जी दो एग्जांपल्स लेके उसको चला के देखते हैं, एक सक्सेसफुली और एक रिजेक्ट होने वाली। सपोज सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग अप्लाई करके देखते हैं ए डबल बी वाली इनपुट चला के देखते हैं जी। सबसे पहले हम NFA के ऊपर, क्या ए डबल बी इस NFA के ऊपर एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। सबसे पहले जी हमने ए रीड किया, कोई एक सक्सेसफुल पाथ में वैल्यूड करके दिखा रहा हूँ। इनिशियल स्टेट से ए रीड करने पे हम 1 पे आ गए, देन बी रीड करके हम फाइनल पे चले गए, देन यहीं से हमने लैम्डा ट्रांजिशन के थ्रू दोबारा फिर 1 पे आ गए और बी रीड करके हम 3 पे चले गए। इसका मतलब क्या है कि ए डबल बी इसके ऊपर एक्सेप्टेबल है। अब ए डबल बी हमारे गिवन DFA के ऊपर भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। फर्स्ट हम ए रीड करके S1 पे चले गए, देन हम बी रीड करके S2 पे चले गए, देन अगेन हमने बी रीड किया तो S2 पे रही जो कि फाइनल स्टेट थी। इसका मतलब क्या है कि ये भी इनपुट स्ट्रिंग इसके ऊपर एक्सेप्ट हो गई है। अब नेक्स्ट केस कोई रिजेक्टिंग वाला केस फाइंड आउट करते हैं कि जो इनपुट स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, डबल ए चला के देखते हैं। अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग डबल ए के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, डबल ए चला के देखेगा डबल ए का कोई भी सक्सेसफुल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ए रीड करके 1 पे पहुंच के अगला नेक्स्ट ए यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है तो ये पाथ रिजेक्ट हो गया। ए रीड करके 2 पे पहुंच के एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू 3 पे पहुंच के यहाँ पे जब ए आया ए डिफाइन नहीं है, या यहाँ से जब हम एप्सिलॉन लेके 1 पे पहुंच के 1 पे भी ए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो भी रिजेक्ट हो गया, डबल ए इसके ऊपर रिजेक्ट हो गया। डबल ए इसके ऊपर चला के देखते हैं। फर्स्ट ए रीड करके S1 पे पहुंच के नेक्स्ट ए रीड करके हम S3 पे पहुंचे, ये भी इसके ऊपर रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम सक्सेसफुली अपने गिवन NFA को उसके इक्विवेलेंट DFA में कन्वर्ट कर चुके हैं। अच्छा जी, अब लास्ट हमारा जो आज के टॉपिक का पार्ट रहेगा जी, कि DFA मिनिमाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज कोई हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसको हम मिनिमाइज कर सकें। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल है जी। Q नोड Q1 Q2 then Q3
और Q4, और इसमें हमारे पास Q4 हमारी फाइनल स्टेट है। सपोज ये एक हम सपोज करें कि हमारे पास एग्जांपल है कि DFA गिवन, जिसके अंदर हमारे पास 5 स्टेट्स हैं Q0 से Q4 तक, और Q4 हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं, और बाकी हर स्टेट पे हमने ट्रांजिशंस डिफाइन की हुई हैं। अच्छा, हमारा पर्पस ये है कि हमने कोशिश करनी है कि क्या इन स्टेट में से कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि सिमिलर बिहेव कर रही हैं। अगर वो सिमिलर बिहेव कर रही हैं तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें उनकी इक्विवेलेंस कंप्यूट करनी पड़ेगी। इक्विवेलेंस हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं जी, देखते हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरो इक्विवेलेंस कंप्यूट करनी है। ज़ीरो इक्विवेलेंस में बेसिकली हम करने के जा रहे हैं कि हम अपने गिवन DFA को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक ग्रुप के अंदर हमारे पास फाइनल स्टेट्स होंगी और दूसरे ग्रुप में हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी। तो हमारे पास जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं हमारे इस गिवन DFA में, वो स्टेट नंबर Q0, Q1, Q2 और Q3 है। सपोज करो मैं Q0 को 0 लिख रहा हूँ, Q1 को 1 लिख रहा हूँ, स्टेट 0, 1, Q2 को 2 लिख रहा हूँ और Q3 को 3 लिख रहा हूँ। और दूसरे ग्रुप में हमारे पास फाइनल स्टेट्स आ जाएंगे, जो कि इस केस में सिर्फ स्टेट नंबर 4 है। ये बेसिकली हमने ज़ीरो इक्विवेलेंस कंप्यूट कर लिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लेवल की इक्विवेलेंस कंप्यूट तब करेंगे अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मोर देन 1 आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर तो मोर देन 1 आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो हम नेक्स्ट लेवल की इक्विवेलेंस कंप्यूट करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर हम फर्दर नेक्स्ट लेवल की इक्विवेलेंस कंप्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो नॉन फाइनल का ग्रुप है उसमें मोर देन 1 आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें इससे बियॉन्ड 1 इक्विवेलेंस कंप्यूट करनी पड़ेगी। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं इन ग्रुप्स को नाम असाइन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास G1 है और इस ग्रुप को हम G2 कह रहे हैं। अब हमने जो इक्विवेलेंस कंप्यूट करनी है वो उस ग्रुप के अंदर से इक्विवेलेंस कंप्यूट करनी है जिस ग्रुप में मोर देन 1 आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या उन ग्रुप्स के अंदर जो आइटम्स है विद इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप हमारे पास सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो अब हम वंस इक्विवेलेंस कंप्यूट करने जा रहे हैं जी, और वंस इक्विवेलेंस कंप्यूट करने के लिए हम उन ग्रुप्स को यूज़ करेंगे जिसके अंदर मोर देन 1 आइटम्स है, जो कि हमारे पास इस केस में G1 के अंदर है। ये हम किस तरह कंप्यूट करने जा रहे हैं जी, ये हमारे पास स्टेट्स हैं जी, और हमारे पास जो इनपुट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ A एंड B। ग्रुप 1 में हमारे पास कौन कौन स्टेट्स हैं जी, स्टेट नंबर 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। अब हमने बिहेवियर देखना है कि 0 स्टेट पे अगर हम A रीड करते हैं तो हम किधर मूव कर रहे हैं, एंड 0 स्टेट पे अगर हम B रीड करते हैं तो किस ग्रुप में जा रहे हैं। अब हमने ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बिहेवियर एनालाइज करना। अब चेक करें जी, स्टेट नंबर 0 पे जब हम A रीड कर रहे थे, 0 पे जब A रीड करते थे तो हम Q1 पे मूव करते थे, यानी कि स्टेट नंबर 1 पे मूव कर रहे थे। और स्टेट नंबर 1 किस ग्रुप से बिलोंग कर रही है इस केस में, G1 से, तो हम सिंपली G1 लिख रहे हैं। सिमिलरली स्टेट नंबर 0 पे जब हम B रीड करते हैं तो हम किधर मूव कर रहे हैं, 0 पे जब हम B रीड करते हैं तो हम स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं। 2 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, 2 भी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अब यही काम हमने बाकी रिमेनिंग स्टेट्स के लिए भी करना है। अगर 1 स्टेट पे अगर A रीड करते हैं
1 पे अगर हम ए रीड करते हैं, 1 पे ए रीड करने पे हम 1 पे ही रह रहे हैं और 1 G1 से बिलोंग कर रहे हैं। 1 पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, 1 पे बी रीड करने पे हम Q3 पे जा रहे हैं और 3 वाली स्टेट भी ग्रुप 1 में ही बिलोंग कर रही है। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम ए रीड करते हैं, स्टेट नंबर 2 पे ए रीड करने पे हम Q1 पे जा रहे हैं, यानी कि स्टेट 1 जो कि G1 में एग्जिस्ट करती है। और स्टेट नंबर 2 पे जब हम बी रीड करते हैं तो Q2 पे जा रहे हैं जो कि G1 से बिलोंग करते हैं। एंड देन स्टेट नंबर 3 पे जब हम ए रीड करते हैं, स्टेट नंबर 3 पे ए रीड करने पे हम Q1 पे जा रहे हैं, यानी कि ग्रुप 1 से वो बिलोंग करने वाली स्टेट है। और स्टेट नंबर 3 पे जब हम बी रीड करते हैं तो वो Q4 पे जा रही, जो कि स्टेट नंबर ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि अब हमारे पास जो इक्विलेंस कंप्यूट होके आई है, जो हमने अभी इक्विलेंस कंप्यूट की है, उनमें से कौन सी स्टेट सेम बिहेव कर रही हैं। ये फर्स्ट 3 स्टेट्स का बिहेवियर सेम है और जो रिमेनिंग हमारे पास स्टेट है उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो इस वजह से ये 3 स्टेट्स एक क्लास में आ जाएंगी और रिमेनिंग स्टेट को हम सेपरेट कर देंगे वंस इक्विलेंस कंप्यूट करते हुए। अब हमारे पास G1 फर्दर डिवाइड हो गया, जिसके अंदर हमारे पास स्टेट 0, 1 और 2 का बिहेवियर सेम है और स्टेट 3 का बिहेवियर डिफरेंट था। और ये स्टेट नंबर 4 ऑलरेडी ही सेपरेट है तो उसको हम सेपरेट ही रखें। अब हमारे पास ग्रुप रिवाइज हो गए जी। अब इसको हम G1 कह रहे हैं सपोज, इसको G2 कह रहे हैं, इसको G3 कह रहे हैं। अब हमें फिर मेक श्योर करना है कि क्या हमें इससे नेक्स्ट लेवल की इक्विलेंस कंप्यूट करनी है कि नहीं करनी। इससे नेक्स्ट लेवल की इक्विलेंस कंप्यूट तब करनी है कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर मोर देन 1 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर तो ऐसा सिनेरियो है तो उसके अगेंस्ट पे हम फर्दर नेक्स्ट लेवल की इक्विलेंस कंप्यूट करेंगे। अब हमने इक्विलेंस कंप्यूट करनी है जी, टूज इक्विलेंस। टूज इक्विलेंस किसके अगेंस्ट कंप्यूट करनी है? ग्रुप 1 के अगेंस्ट। सपोज करते हैं जी यहीं पे ग्रुप 1 में 0, 1, 2 है, तो मैं 0, 1, 2 को ही कंसीडर करूंगा, 3 को कंसीडर नहीं कर रहा। 0 स्टेट पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं, 0 पे जब ए रीड कर रहे हैं तो 1 पे जा रहे हैं। 1 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 1 ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। 0 पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, 0 पे बी रीड करने पे हम 2 पे जा रहे हैं और 2 किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। 1 पे जब हम ए रीड कर रहे हैं, 1 पे ए रीड करने पे हम 1 पे ही रह रहे हैं और 1 ग्रुप 1 से बिलोंग करने वाली एंट्री है। और 1 पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, 1 पे बी रीड करने पे हम Q3 पे जा रहे हैं। Q3 बेसिकली ग्रुप 2 से बिलोंग करने वाली एंट्री है। इसके बाद ग्रुप 1 की लास्ट एंट्री जो कि 2 है, 2 पे हमने ए की कंप्यूट करना है कि 2 पे जब ए आता है तो हम Q1 पे जा रहे हैं। Q1 ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। और Q2 पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, Q2 पे बी रीड करने पे हम Q2 पे स्टे कर रहे हैं और Q2 हमारे पास ग्रुप 1 में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें कि इस केस में स्टेट नंबर 0 और स्टेट नंबर 2 सेम बिहेव कर रही हैं, उनका बिहेवियर सेम है, पर स्टेट नंबर 1 डिविएट करके 2 इक्विलेंस के ऊपर कंप्यूट जब हमने किया तो उसका मतलब क्या कि फर्दर ये डिवीजन हो जाएगी हमारे पास। अब 0 और 2 सिमिलर बिहेव कर रहे हैं, उनको सेम ग्रुप में रहने दिया। 1 का बिहेवियर वेरी करके उसको सेपरेट ग्रुप में कर दिया, बाकी जो पहले ही सेपरेट हैं वो सेपरेट ही रहेंगे। अब फिर हमने न्यू ग्रुपिंग कर दी जी, क्योंकि हमारे पास स्टिल अभी ये ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर मोर देन 1 स्टेट्स हैं। ये G1 है जी, इसको G2 कह रहे हैं, G3, G4। अब हमने 3 इक्विलेंस कंप्यूट करनी है। 3 इक्विलेंस कंप्यूट करनी है फॉर ग्रुप 1 के अगेंस्ट, क्योंकि इसके अंदर ही मोर देन 1 आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ज़ीरो और 1।
ज़ीरो पे जब हम ए रीड कर रहे थे, ज़ीरो पे ए रीड करने पे हम Q1 पे जा रहे हैं, और 1 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, G2 से। ज़ीरो पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, ज़ीरो से बी रीड करने पे हम 2 पे जा रहे हैं, और 2 ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। अब 1 स्टेट पे चेक करें जी, 1 स्टेट के ऊपर जब हम ए रीड कर रहे हैं, स्टेट 1 पे जब हमने ए रीड किया, तो 1 स्टेट पे ए रीड करने पे हम Q1 पे ही रह रहे हैं, और Q1 बेसिकली ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है। और 1 स्टेट पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, स्टेट नंबर 1 पे बी रीड करने पे हम 3 पे जा रहे हैं, और 3 स्टेट नंबर 1 पे बी रीड करने पे, सॉरी हमारे पास ये 2 था यहाँ पे जी, ग्रुप 1 में सेकेंड एंट्री 2 थी, इसका मतलब 2 के अगेंस्ट एंट्री सीखनी है। 2 पे जब ए आता है, 2 स्टेट पे जब ए आता है तो Q1 पे जा रहे थे, Q1 ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। और स्टेट 2 पे जब हम बी रीड कर रहे हैं, तो स्टेट 2 पे बी रीड करने पे हम स्टेट 2 पे ही रह रहे हैं, और स्टेट 2 ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। इस केस में स्टिल अभी भी 0 और 2 का बिहेवियर सेम रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्दर डिवीजन नहीं होगी। जब हम 3 सीक्वेंस कंप्यूट करेंगे तो 0, 2 तमाम वही ग्रुप्स दोबारा रिपीट होंगे। हमने अपना प्रोसेस तब रोकना है जब तो या फिर हमारे पास हर स्टेट के अंदर इंडिविजुअल एंटिटी रह जाए, या फिर जब हमने नेक्स्ट लेवल की इक्विवेलेंस कंप्यूट किए तो नेक्स्ट लेवल की इक्विवेलेंस कंप्यूट करने पे वो प्रीवियस ही इक्विवेलेंस आपको दिखाए जो कि उससे प्रीवियस स्टेप के अंदर बनाई थी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास स्टेट 2 और स्टेट 0 सेम बिहेव कर रही हैं। अब इनमें से स्टेट 2 को या स्टेट 0 को रिमूव करने किसी एक को, तो हमारे ऑटोमेटा के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें से सपोज करें कि जी लेट्स सपोज हमारे पास इस ग्रुप के अंदर मोर देन 2 स्टेट्स होती हैं, 3 या 5 स्टेट्स होती हैं, तो उस केस में हमने उन 3 या 5 के अगेंस्ट सिर्फ उनका एक ही रिप्रेजेंटेटिव रखना था। तो एक रिप्रेजेंटेटिव रख के बाकी तमाम को हमने रिमूव कर देना था। तो अब यहाँ पे हम 0 स्टेट को रख रहे हैं, 2 स्टेट को रिमूव कर रहे हैं। तो अब हम करने के जा रहे हैं एक्चुअल ऑटोमेटा में से कि जब 2 वाली स्टेट रिमूव करेंगे, 2 वाली स्टेट हमारी ये, अच्छा जी, जब हम स्टेट 2 को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो स्टेट 2 के जो भी आउटगोइंग एजेस हैं कि जो कि स्टेट 2 से बाहर जा रहे हैं, उनको हमने वैसे ही रिमूव कर देना। स्टेट 2 से आउटगोइंग एजेस एक ये वाला, इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं यहाँ से, और स्टेट 2 से एक आउटगोइंग एज दोबारा स्टेट 2 पे ही आ रहा है विद बी ट्रांजिशन, इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब हमने आउटगोइंग एजेस को तो रिमूव कर दिया, अब इनकमिंग एजेस का क्या करें? अच्छा, अब जो भी इनकमिंग एजेस टूवर्ड स्टेट 2 पे आ रहे थे, उन तमाम इनकमिंग एजेस को अब हमने डाइवर्ट कर देना है टूवर्ड स्टेट 0, क्योंकि स्टेट 0 और स्टेट 2 का बिहेवियर सेम था। अब इनकमिंग एजेस कौन कौन से जी? हमारे पास एक ये वाला इनकमिंग एज आ रहा है हमारे पास टूवर्ड Q2, और एक ये वाला एज हमारे पास आ रहा है टूवर्ड्स Q2। तो इनको अब हमने डाइवर्ट कर देना टूवर्ड्स Q नोड। अब इसका मतलब क्या है कि जो Q नोड से B के ट्रांजिशन Q2 के ऊपर जा रही थी, अब वो B की ट्रांजिशन अब Q नोड पे ही जाएगी, और सेकंड ट्रांजिशन जो Q4 से B की ट्रांजिशन लेके Q2 पे जा रहे थे, अब हम उसको डाइवर्ट कर देंगे Q नोड की तरफ। तो इस तरीके से हमारे पास मिनिमाइजेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं गिवन DFA की।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम विद आउटपुट ऑटोमेटास डिस्कस करेंगे कि विदाउट ऑटोमेटास क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी।